मार्केट आउटलुक में जुड़ रहे हैं बाजार के एक खास दिग्गज मेहमान, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा साहब। मिहिर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बाजार के मूल माहौल पर सर, 5 महीनों बाद अब जाके ठीक ठाक ढंग से थोड़े जान में जान आई, मार्च का महीना ठीक निकल गया सर। क्या लग रहा है, मतलब थोड़ी रिलीफ रैली है या फिर बुरा समय बीत चुका, वापस वो पुरानी चीजें नहीं आएंगी? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। पहले तो मैं कहूंगा मुझे पता नहीं था आज कैजुअल फ्राइडे है। आप तो बड़े स्मार्ट दिख रहे हो, अरे मैं सर, फॉर्मल थैंक यू। दिख रहा हूँ। नहीं, हम जनरली हमारे जो रोज वाले एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमने कहा आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, आपको बहुत सारे और भी ऑफिस में ड्रेस कोड अलग होता है, इसलिए हमने आपके रिक्वेस्ट नहीं किया। लेकिन कभी आप भी चाहें तो सर, फ्राइडे वाइडे के दिन आप बताएं, हम टी शर्ट में आपके साथ शो करेंगे सर। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। जी सर। नेक्स्ट टाइम स्टूडियो में मिलेंगे। अरे सर, मोस्ट वेलकम, मजा आ जाएगा। थैंक यू सर जी। बढ़िया। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जो फैक्टर्स जो 5 महीने में हमने करेक्शन देखी, काफी शार्प करेक्शन देखी, और उसके जो रीजंस थे वो मेरे ख्याल से अब अंडू हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखी थी, क्रेडिट ग्रोथ कम हो रही थी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी वो स्लो हो गई थी फर्स्ट हाफ में इलेक्शन की वजह से। वो फैक्टर्स अंडू हो रहे हैं। ये मैं कहूंगा लोकल फैक्टर में लिक्विडिटी आरबीआई ने ईज कर दी है, और मेरे ख्याल से अगले 1-2 हफ्ते में और भी लिक्विडिटी ईज होगी, जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग और आरबीआई की जो ओएमओ एक्शंस हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक ब्रीदर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा लिक्विडिटी का बाजार को। ये एक चीज है। दूसरी चीज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जैसे हमने पिछले 3-4 हफ्तों से देखा है कि काफी जो डिफेंस वगैरह में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ऑर्डर्स थे, जो पेंडिंग थे, वो काफी तेजी से गवर्नमेंट रिलीज कर रही है। तो उसकी वजह से भी हमने देखा जो मैक्सिमम बीटन डाउन स्टॉक्स थे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस वगैरह में, वो अच्छा बाउंस बैक दे रहे हैं, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन डिले हो गया तो मार्केट ने इन बैड सेंटीमेंट वाले मार्केट में ये स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके थे नीचे। और थर्ड जो इंटरनेशनल फैक्टर मैं कहूंगा जो डॉलर का है, जैसे हमने देखा था सितंबर से लेकर जनवरी तक जो डॉलर था बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ था। उसके अलग अलग रीजंस थे, लेकिन वो भी अब जो डॉलर है वो वीकन हो रहा है। इनफैक्ट रूपी भी अगेंस्ट द डॉलर हमने देखा कि पिछले 3 हफ्तों में अच्छी तरह से स्ट्रेंथन हुआ है। तो मेरे ख्याल से एक मैं कहूंगा कि बाजार का वैल्यूएशन वाइज, टाइम वाइज, फंडामेंटल वाइज एक रीसेट हो चुका है, और एक अच्छा बेस बन रहा है कि यहां से अगर हम नॉर्मल ग्रोथ पाथ पे चलेंगे तो बाजार भी अच्छे रिटर्न्स और अपॉर्चुनिटीज का, जो नॉर्मल जो स्टॉक पिकिंग वगैरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो आई थिंक विल बी बैक ऑन ट्रैक फॉर दैट। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि शायद जिन वजह से बाजार काफ़ी जोर से गिर रहा था वो अब कम होती जा रही है धीमे धीमे। लेकिन एक बड़ा ट्रिगर जो शायद भारतीय बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, नतीजों की सीजन की शुरुआत होने जा रही है सर। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या उम्मीद रखें कि दिसंबर के मुकाबले में मार्च तिमाही के नतीजे बेहतर होंगे? और क्या वित्त वर्ष 2026 के लिए बेहतर गाइडेंस की उम्मीद रखी जाए कंपनियों से? मार्च क्वार्टर के जो नंबर जो है वो लार्ज कैप और जो ब्रॉडर इंडाइसिस हैं, वो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि मार्केट हमेशा आगे देखता है, और जैसे मैंने कहा कि जून 2024 और सितंबर 2024 ये जो 2 क्वार्टर्स थे, उसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट स्पेंडिंग की कमी हुई थी। ग्रोथ रेट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में वो मैक्सिमम -20% तक गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, क्योंकि 11 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ की गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग थी, वो अगर हम क्वार्टर में भी डिवाइड करें और उसको 20% माइनस हमने किया था, तो एक काफी बड़ा ड्रैग था जीडीपी ग्रोथ पे। अच्छी बात यह है कि मार्केट तो करेक्ट हो चुका है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जो जून और सितंबर का बेस जो लो बन गया है, वो अब अगर नॉर्मल स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट करेगी तो जून 2025 और जून 2020 सितंबर 2025 का बेस जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि इसमें जो है अगले 2 क्वार्टर में एक पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है फ्रॉम द ओवरऑल मार्केट रिजल्ट्स, फ्रॉम ओवरऑल कॉर्पोरेट रिजल्ट्स। वैसे अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो जो कंसेंसस एस्टिमेट है एनालिस्ट लोग का, वो लार्ज कैप्स में करीबन 10% अर्निंग्स ग्रोथ का है अगले 1 साल के लिए। लेकिन स्मॉल और मिड कैप में अभी भी 15 से 17% की ग्रोथ ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे दिख रही है। तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक पिकिंग का जो माहौल है, अगर ट्रम्प साहब ने कुछ बहुत बड़ा अनाप शनाप नहीं कर दिया, तो मेरे ख्याल से जो स्टॉक पिकिंग और अल्फा क्रिएशन और पॉजिटिव रिटर्न्स का जो हम ट्राई कर रहे हैं, अटेम्प्ट होता है जो इन्वेस्टर्स का, उसके लिए एक अच्छा बेस बनेगा, बिकॉज ऑफ दिस लो बेस ऑफ द लास्ट ईयर क्वार्टर्स। ओके। सर, इसी पे मैं आपसे अगला सवाल पूछना भी चाहता था ट्रम्प को लेकर।
क्या मतलब कुछ भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकते हैं हमें? क्या करेंगे सर ये टैरिफ वार को लेकर? देखिए, ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल ये है कि हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट इतने नहीं हैं। तो उसका ऑफ कोर्स ग्लास हाफ एम्प्टी तो ये कहेंगे कि भाई हमें ज्यादा करना चाहिए, अगर करेंगे तो एक्सपोर्ट ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। लेकिन ये सिचुएशन में ये है कि क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, तो जो ट्रम्प साहब करेंगे उसकी इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे काफी लिमिटेड रहेगी। तो इन द रिलेटिव स्कीम ऑफ थिंग्स, जो हम पिछले कई सालों से कह रहे हैं कि इंडिया एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, उसका जो स्टेटस है मेरे ख्याल से और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है ट्रंप की एक्शंस की वजह से। क्योंकि जो एशियन कंट्रीज है, खास करके चाइना, कोरिया और जो कनाडा, मेक्सिको के बारे में जो बात, सारी जो एशियन इकोनॉमीज, कंपीटिंग इकोनॉमीज है इमर्जिंग मार्केट में, उससे हमें काफी कम नुकसान हो सकता है। तो रिलेटिवली हमारी पोजीशन अच्छी हो सकती है। मुझे लगता है थोड़ी सी ये सिचुएशन एफआईआई भी रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले एटलीस्ट 7-8 दिन से एफआईआई का जो सेलिंग नंबर था वो कम हो चुका है, और इनफैक्ट 3-4 दिन से तो अच्छी बाइंग भी हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया की रिलेटिव पोजीशन काफी अच्छी स्ट्रांग बन रही है ग्लोबल सिचुएशन में। परफेक्ट। अब सर आपने कहा भी कि थोड़ा सेलेक्टिव होना चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें इस बाजार में। कहाँ खरीदारी करें और कहाँ से थोड़ा दूर रहें? तो ब्रॉडली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया की जो सिचुएशन है ग्लोबल सिचुएशन से बेटर है रिलेटिवली स्पीकिंग। तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि जो डोमेस्टिक लिंक्ड सेक्टर्स हैं उसमें हम ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर, सबसे बड़ा जो सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जैसे हमने बात किया कि आरबीआई ने लिक्विडिटी टाइट रखा था, एनबीएफसी को बोला था कि आप सर्टन अनसिक्योर्ड लेंडिंग में कम करें, वो तो ग्रोथ भी कम आ गया था। ये सारे डोमेस्टिक लिंक्ड सेगमेंट्स हैं, और मुझे लग रहा है कि ये सेगमेंट में खास करके बैंक्स एंड एनबीएफसी में एक अच्छी तेजी आ सकती है, बिकॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी सिचुएशन, बट करीबन 2 साल से ये सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो एक रिलेटिव वैल्यू बहुत अच्छी बन रही है बिग बैंक्स एंड बिग फाइनेंशियल्स में। सेकंड इज, मैं कहूंगा जो लास्ट ईयर के जो फेवरेट थे, जो काफी बहुत ज्यादा करेक्ट हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, डिफेंस वगैरह में, जो पावर सेक्टर में, उनका मेरे ख्याल से जो डीले की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, वो मेरे ख्याल से अब अंडू हो रही है, और ये सेक्टर वापस एक अच्छा, जैसे हमने कहा, वैल्यूएशन का बेस बना है। और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस, अभी भी कोई चेंज हुआ नहीं है, प्राइस चेंज हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो सिक्लिकल्स और इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रा वाले जो सेगमेंट्स हैं उसमें भी अच्छा काम हो सकता है। तीसरी हमारी जो ओवरवेट पोजीशन है और हमें काफी स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वो हेल्थ केयर में है। सीडीएमओ सेक्टर हमें अच्छा लगता है, तो उसमें स्टॉक पिकिंग की अलग अलग तरह के स्टॉक्स हैं। हमें डायग्नोस्टिक्स भी अच्छे, ऐसा हाई ग्रोथ सेगमेंट लग रहा है, और हॉस्पिटल्स में भी हमारी थोड़ी एक्सपोजर है। तो हेल्थ केयर ऑल्सो इज अ गुड ऑप्शन, अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रियल्स एंड द फाइनेंशियल्स दैट वी टॉक्ड अबाउट। फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, काफ़ी ऐसे मौके हैं जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी, जो मीर सर भी कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। कुछ भी खरीदेंगे, किसी भी दाम में खरीदेंगे तो पैसा बनाना होगा मुश्किल। मीर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और इस बार मुलाकात स्टूडियो में होगी जैसा आपने वादा किया है। थैंक यू सो मच सर। और मैंने आपको